मूवी की शुरुआत में स्टीला नाम के एक बहुत ही अमीर लड़की को दिखाते हैं। ये शायद जरूरत से ज्यादा अमीर है और अपने बेडरूम से हॉल में जाने के लिए इसके आगे रेड कारपेट बिछाया जाता है। फिर उसका भाई फिलिप को दिखाते हैं जिसकी ड्रेस भी ऑडी कार से ज्यादा महंगी होती है। वो ऑडी कार को अपने पैर की धूल समझता है। तो आप सोच लीजिए ये लोग कितने अमीर होंगे। इनकी बुरी आदत ये होती है कि ये हर चीज में अपनी अमीरी दिखाते फिरते हैं। इनका एक छोटा भाई भी है अलेक्जेंडर, जो यहाँ बिना शर्ट के किसी के घर की खिड़की से कूद कर भाग रहा है। ये हर किसी के साथ अफेयर कर लेता है, बिल्कुल प्ले बॉय है। फिर तीनों के अमीर बाप फ्रांसिस को दिखाते हैं। स्टीला मेकअप के बिना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। एक छोटी सी गलती के लिए वो अपने ब्यूटिशियन को डांटती है कि ये कौन सा वाला मेकअप लगा दिया तुमने। उसे कमरे से बाहर आते देखकर नौकर चाकर अलर्ट हो जाते हैं और रेड कारपेट बिछाते हैं। उस पर चलकर वो बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने जाती है। उसी से वो शादी करना चाहती है। डार्लिंग देखो तो ये कैसा मेकअप करवा दिया है उस आदमी ने, सो चीप। ये कहकर वो टॉम को अपना दुखड़ा सुनाती है। वो कहता है हनी तुम तो बिना मेकअप के ही बहुत ही खूबसूरत लगोगी। दूसरी ओर फिलिप अपने पिता फ्रांसिस के पास जाकर कहता है कि डैड मेरे पास एक सुपर बिजनेस प्लान है, आप मुझे सिर्फ 100 करोड़ डॉलर दे दीजिए। उसका फालतू सा आइडिया सुनकर बेचारा फ्रांसिस खुद को कोसने लगता है कि पता नहीं इस बेवकूफ को मैंने पैदा क्यों किया। और वो बेटे का दिल दुखाना नहीं चाहता और कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तुम इसे मेरे पार्टनर तक पहुंचा दो। फ्रांसिस को लगता है कि कम से कम ये सिंपल काम तो ठीक से करेगा ही। वहाँ छोटू अलेक्जेंडर अपने कॉलेज प्रोफेसर की पत्नी के साथ अपना खेल शुरू कर देता है। लगता है ये इस जन्म में नहीं सुधरेगा। यहाँ टॉम किसी पार्टी में गाना गाता है। स्टेला के पास उसकी फ्रेंड बैठी होती है और वो टॉम के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। अब स्टेला गुस्से में अंदर जाती है और वहाँ के बारटेंडर्स पर चिल्लाती है कि ड्रिंक्स लाने में और कितनी देर लगेगी, बाहर आकर सर्व नहीं कर सकते क्या। इस तरह वो बेचारे को ताने मारने लगती है। वो नहीं, उसका पैसा बोल रहा होता है। वहाँ का एक बारटेंडर है मैथ्यूज, जिसकी माँ स्टीला के घर में केयर टेकर है। वो स्टीला को बचपन से जानता है। वो कहता है सॉरी मैम जरा देर हो गई, ये लीजिए आपका ड्रिंक और आपको जो भी चाहिए मैं खुद आपके पास लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। अब उसका ये स्वभाव देखकर स्टीला शांत हो जाती है। तब टॉम पूछता है कि वो कौन है। स्टीला कैजुअली कहती है कि वो एक मामूली सा नौकर है। उसका दिल इतना भी बड़ा नहीं होता कि वो उसे अपने बचपन का दोस्त ही कह दे। अब ज्यादातर लोग ऐसी गलती करते हैं। कई बचपन में ये कहने से शर्माते हैं कि उनके माँ या पिता मजदूरी करते हैं, ड्राइवर हैं, पियोन हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं। ईमानदारी से करने वाले काम को बताने में बच्चे और बड़े पता नहीं क्यों झिझकते हैं। क्या आपको इस तरह का कोई अनुभव है या आपने कभी ऐसा फील किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपने अपने साथ या किसी दूसरे के साथ ऐसा होते हुए देखा या सुना है। और दोस्तों आपने कब रियलाइज किया कि काम तो सबका इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। मेरे हिसाब से तो ऊंच और नीच सिर्फ सोच में होती है, बाकी काम तो सभी का बराबर है। हमारे पेरेंट्स या हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें उस पर हमेशा गर्व करना चाहिए। चलो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, मूवी कंटिन्यू करते हैं। अपने बच्चों को लेकर फ्रांसिस बहुत दुखी होता है क्योंकि वे ना तो मेहनत की अहमियत को समझते हैं और ना ही पैसों की। अब वो अपनी परेशानी घर के केयर टेकर के साथ शेयर करता है, जो कि कई सालों से वहाँ पर काम कर रही थी। वो बहुत ही जिम्मेदार औरत होती है और कहती है कि आपकी पत्नी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। आप हैं कि इस उम्र में भी भागदौड़ कर रहे हैं और अपनी कंपनी को चलाने में बिजी रहते हैं। आप अपने बच्चे को जिंदगी की सीख दीजिए, ये आपके आराम करने के दिन है। उस दिन स्टीला का 21st बर्थडे होता है और वो अपने दोस्तों को एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी दे रही होती है। उसे खुद पता नहीं होता कि पार्टी में कितना खर्चा हुआ था। पार्टी में बहुत ही कॉस्टली शराब की बोतलें बारटेंडर के हाथ में पकड़ाई जाती हैं और टॉम शो ऑफ करता है कि मैं उस बोतल के ढक्कन को अपनी गोल्फ बॉल से खोल दूंगा। फिर वो अपनी गोल्फ स्टिक से बॉल को सीधे बोतल पर मारता है, ढक्कन के बजाय बोतल टूट जाती है। ऊपर से फ्रांसिस सब कुछ देख रहा होता है और बेचारा बहुत निराश होता है कि बेटी इस तरह बाप के पैसे को उड़ा रही है। इतना ही नहीं, वो इस तरह के खर्चीले बॉयफ्रेंड से शादी भी करना चाहती है। अब फ्रांसिस को वहाँ देखकर स्टीला टॉम को ऊपर लेके जाती है और कहती है कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। पहले तो टॉम हिचकिचाता है लेकिन फिर दोनों में बातें होने लगती है। टॉम कहता है कि मैं और स्टीला शादी करने वाले हैं। फ्रैंकोइस कहता है शादी करने वाले हो, बहुत अच्छे, पर हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? टॉम चांद और सूरज के अलावा बाकी सारी जगहों का नाम लेता है और कहता है कि मैं स्टीला को दुनिया घुमाऊंगा। अब फ्रैंकोइस का सर घूमने लगता है और वो पूछता है सपने तो अच्छे देखे हैं बच्चों, पर दुनिया घुमाने के लिए पैसे हैं? मेरी दौलत तो तुम भूल ही जाओ। अपनी मेहनत की कमाई से तुम अपनी पत्नी को कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम करते क्या हो, कितना कमा लेते हो? टॉम कहता है कि मैं फुल टाइम आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। फ्रांसिस का खून खोलता है और वो अपनी गन को साफ करते करते उससे सवाल करने लगता है। अपनी जान बचाकर टॉम वहाँ से भाग जाता है, पर स्टीला अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये मेरी जिंदगी है, शादी तो मैं टॉम से ही करूंगी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और ना ही आपकी परमिशन, और जायदाद में मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए, उसी से मैं और टॉम हनीमून पे जाएंगे और अपनी जिंदगी भी गुजार लेंगे। फिर वो गुस्से में बाहर चली जाती है और पार्टी में अनाउंस भी कर देती है कि वो टॉम से शादी करेगी। अब ये सुनकर फ्रांसिस पसीना पसीना हो जाता है। इतने में अलेक्जेंडर का कॉलेज प्रोफेसर आकर फ्रांसिस से कंप्लेंट करता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाई थी, पर वो बदमाश मेरे पीठ पीछे मेरी वाइफ के साथ अफेयर कर रहा है। डांटते भी वो अंदर जाता है
है तो देखता है उसकी प्यारी वाइफ भी वहीं होती है और उसकी 2 बेटियां भी वहीं अलेक्जेंडर के साथ होती हैं। अब प्रोफेसर का दिमाग फिट जाता है और वो अलेक्जेंडर की जान के पीछे पड़ जाता है। ये सब देखकर तो किसी भी बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा। फ्रांसिस को भी आ जाता है। अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तीनों बच्चे बाप को देखने आते हैं और वहाँ भी तीनों चुप नहीं रहते, एक दूसरे की गलतियाँ निकालते रहते हैं। कुछ देर में वे आपस में लड़ने भी लगते हैं। फिर एक दिन अचानक तीनों के क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस बारे में उनमें फिर से बहस शुरू हो जाती है। तब वहाँ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें देखकर तीनों डर जाते हैं। उनके बंगलो, गाड़ी, हर चीज पर पुलिस कब्जा कर लेती है। फ्रांसिस चुपचाप तीनों को लेकर वहाँ से निकलता है और रास्ते में गन पॉइंट पर एक गाड़ी को रोकता है। फिर उस ड्राइवर को धमकाकर उससे गाड़ी ले लेता है। अब चारों उस गाड़ी में जा रहे होते हैं। असल में ये सब कुछ फ्रांसिस ने ही सेट किया होता है। ये गाड़ी भी उसकी फ्रेंड की होती है और अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए उसने अपने दोस्तों को पुलिस वाले के भेष में आने को कहा था। वो बच्चों को बताता है कि हमारी कंपनी का मैनेजर हरामखोर निकला। टैक्स पेमेंट में उसने कई गोलमाल किए और इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा सब कुछ सील कर दिया है। बच्चों, अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची और हम गरीब रेखा से भी नीचे आ चुके हैं। तीनों घबराकर पूछते हैं कि पापा अब क्या होगा। फ्रांसिस कहता है कि एक टूटा फूटा घर है जहाँ मैं बचपन में रहता था, अब हमें वहीं जाकर रहना पड़ेगा। तीनों पूछते हैं कि टूटे घर में, और हम, हाँ बेटा, किस्मत का खेल है। जब पैसे थे तो तुम लोगों ने उसे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब बिना पैसों के भी जीना सीख लो। ये कहकर वो उन्हें घर के अंदर लेके जाता है। वहाँ घर बहुत ही पुराना और गंदा होता है। पूरे घर में मकड़ियों के जाले होते हैं। लगता है भूत भी वहाँ से डरकर भाग गए थे। और तीनों शौक होकर खड़े रह जाते हैं कि हमारे अमीर पापा इस घर में रहते क्या। इससे बड़ा शौक तो डिनर में दिया जाता है। फ्रैंक को इस ब्रेड के 4 टुकड़े तेल में तलकर उन्हें देता है और खुद भी खाता है। तीनों खाना नहीं चाहते पर भूख के मारे वो खा ही लेते हैं और रात को तो मच्छर उनका बुरा हाल कर देते हैं, पर पेट जरा खाली होने की वजह से वो सो जाते हैं। सुबह सुबह फ्रांसिस उन्हें घंटी बजाकर जगाता है और कहता है, बच्चों देर हो गई है, जल्दी उठो। अगर आज हमें 2 वक्त खाना है तो पहले काम करना पड़ेगा। इस उम्र में मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता, इसलिए तुम तीनों को ही काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। बाहर जाकर कोई काम ढूंढो और पैसे कमा कर लाओ। तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से जो भी काम मिले वो कर डालो। अगर बात ना बनी तो मजदूरी करो, कमाई के बिना घर मत आना। ऐसा कहकर वो उन्हें बाहर भेज देता है। अब स्टीला काम ढूंढने ऐसे जाती है मानो शॉपिंग करने जा रही हो। अलेक्जेंडर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट पर जाता है और वहाँ के मजदूरों का खाना टेस्ट करने के बहाने पूरा खा ही लेता है। इसलिए टॉम को कॉल करती है कि हम वेकेशन के लिए एक अच्छी जगह पर आए हैं। अब फिलिप अपने एक अमीर दोस्त को मीट करता है और कहता है कि उस दिन मैंने बिजनेस प्लान बताया था ना, याद है? मेरे पापा तो गरीब रेखा से भी नीचे आ चुके हैं यार, इसलिए 100 करोड़ नहीं दे पाएंगे, पर क्या तुम अपने पापा को प्लान बनाकर पैसे मांग सकते हो? फ्रेंड हंसकर कहता है, यार तू भी मजाक करता है, उस प्लान जैसा बकवास मैंने आज तक नहीं सुना। मेरे पापा तो फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब फिलिप कहता है, पर उस दिन तो तू कह रहा था सुपर आइडिया है, और कितनी बार तूने मुझसे पैसे लेकर शराब भी पी थी, भूल गया क्या सब? फ्रेंड कहता है, अरे वो तो मैंने मजाक में ही कह दिया था, तुम जैसे पैसे उड़ाने वाले मैंने कहीं नहीं देखे। अब फिलिप दुनिया की चाल चलन समझने लगता है और खाली हाथ घर लौट आता है। दोनों भाइयों ने एक पैसा भी नहीं कमाया था और वे उदास बैठे होते हैं। फ्रांसिस को उन पर गुस्सा आता है। इतने में स्टीला एक टैक्सी में आकर उतरती है। सब सोचते हैं कि चलो शुक्र है वो कुछ कमा कर लाई है, पर वो ढेर सारे ड्रेसेस खरीद कर लाई होती है और कहती है, मेरे पास चेंज करने के कपड़े नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी। वो पूछते हैं, इसके पैसे कहाँ से आए? वो कहती, मैंने फिलिप की कॉस्टली वॉच उड़ा दी, उसे बेच कर ये सब लाई हूँ। अब ये जानकर फिलिप उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया था क्या? यहाँ खाने को एक दाना नहीं है और तुम इतनी सारी ड्रेसेस खरीद कर लाई हो। कुछ पैसे बचा कर तो थोड़ी डबल रोटी लेके आती। तब स्टीला जवाब देती है कि भाई सब खरीद कर $50 बचे थे और वो भी मैंने टैक्सी ड्राइवर को दे दिए। फिलिप का खून खोलता है और वो कहता है कि अब हम क्या खाएंगे? ये खाएंगे कहकर कपड़ा मुंह में दबाने की कोशिश करता है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन स्टीला ने उनकी केयर टेकर को फोन किया होता है और अपनी हालत के बारे में बताकर उनसे मदद मांगती है। अब केयर टेकर अपने बेटे के साथ वहाँ आती है और उनकी हालत उससे देखी नहीं जाती। वो कहती है कि इतनी बदतर जिंदगी आप लोग क्यों गुजार रहे हैं? मैं ये घर साफ कर देती हूँ और मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा जमा करके रखा है, उसको मैं आप सबको दे देती हूँ। मेरा सारा पैसा आप ही का तो है। ऐसा कहकर वो अपने मालिक की फैमिली को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, पर फ्रांसिस मना कर देता है कि बच्चों को इस तरह मत बिगाड़ो, मुश्किल हालात में जीकर वे जिंदगी को समझ जाएंगे। तुम्हारी रहमदिली के लिए शुक्रिया। ऐसा कहकर वो उसको वहाँ से भेज देता है। इतने में उसका बेटा मैथ्यूज स्टीला से कहता है कि मेरे होटल में बर्तन साफ करने और सर्विस करने का काम खाली है, तुम चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकती हो, हम महीने में तुम्हें तनख्वाह भी दे देंगे और रोज की टिप्स भी मिलेगी। स्टीला सोच में पड़ जाती है और अगले दिन होटल में जाती है। दूसरी ओर फिलिप रिक्शा चला रहा होता है। वहाँ उसके और दूसरे रिक्शे वाले में लड़ाई होती रहती है। वो हमेशा इसके कस्टमर छीनता रहता है। होटल में स्टीला सर्विस करने के काम को सीख रही होती है। इसी तरह उस दिन फिलिप और स्टीला को मिले पैसों से वे खाना खाते हैं, लेकिन छोटू अलेक्जेंडर देखिए किस तरह आराम से लेटा हुआ है। फिलिप गुस्से में आकर उसको धक्का देकर नीचे गिराता है और उसे धमकाने लगता है कि बिना काम के खाना कैसे मिलेगा।
बहुत साल बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। वे अलेक्जेंडर से कहते हैं कि काम नहीं किया और खाने चले आए, खाना नहीं मिलेगा। वे कहता है कि तुम लोग नहीं दोगे तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मैं तो जंगल के फल फूल खाकर आराम से जी लूंगा। और कहकर बाहर घूमने चला जाता है। वहाँ जो भी उसको फल मिलता है उसको खा लेता है, लेकिन किसी फल से उसको एलर्जी हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगता है। अगले दिन फिर से फिलिप और दूसरे रिक्शे वाले में लड़ाई हो जाती है। वो कहता है चलो रिक्शे पे रेस करते हैं, और रेस में फिलिप आगे निकल जाता है और वो आदमी उसके कस्टमर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अलेक्जेंडर घर पर ही होता है। अब फ्रांसिस पूछता है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं आता? वो कहता है कि मुझे प्लम्बिंग और पेंटिंग का काम आता है। अबे करोड़पति बाप का बेटा होकर ये सब तूने कहाँ से सीखा? वो कहता है कि स्कूल में मेरी और हेडमास्टर की बनती नहीं थी, और उसे मजा चखाने के लिए मैंने स्कूल के सेप्टिक टैंक को हेडमास्टर के ऑफिस से कनेक्ट कर दिया था। उस काम के लिए तो मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी, और काम तो एकदम फर्स्ट क्लास किया था मैंने। हेडमास्टर मुझसे डरने लगे थे। देखिए इसे क्लास में फर्स्ट क्लास होने के बजाय गधा कौन से काम में फर्स्ट क्लास निकला, लेकिन उसकी वही शरारत अब उसके काम आती है। वो फ्रांसिस से कहता है डैड इस घर के सारे पाइपलाइन ठीक करके इसे अच्छा घर बनाएंगे। फ्रांसिस को जरा खुशी होती है कि चलो कुछ तो काम आता है इसको। होटल में एक आदमी स्टीला को इरिटेट करता है और उसको डांटता रहता है कि मैंने क्या मंगाया था और तुम क्या लेकर आ गई, बहरी हो क्या? गुस्से में स्टीला उस पर चिल्ला देती है और अंदर जाकर कंप्लेंट करने लगती है कि इसमें पालक नहीं है, इसीलिए वो आदमी मुझ पर चिल्ला रहा है। मैथ्यूज उसे समझाता है कि आज उस आदमी ने तुम्हारी इंसल्ट की है, पर पैसों के घमंड में उस दिन तुम जब मेरे साथियों पर चिल्ला रही थी तो हमें भी बहुत दुख हुआ। स्टीला अपनी गलती समझ जाती है और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वो पालक लेकर उस आदमी को सर्व करने जाती है, पर उसके साथी उसको रोककर कहते हैं कुछ भी हो उस आदमी को इतने बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए थे, और सब मिलकर उस डिश पर थूक देते हैं और कहते हैं अब जाकर उसे दे दो। स्टीला चौंक जाती है। मतलब ये कि शेफ और सर्विस से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, समझे आप? और अगर उन्हें भला बुरा कहा तो वे किचन में आपके खाने में कुछ भी मिला सकते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा रिस्पेक्ट के साथ पेश आना जरूरी है। तो स्टीला डिश ले जाकर उस आदमी को दे देती है। वो उस डिश को वेरी टेस्टी कहकर चाट रहा होता है। स्टीला बहुत मेहनत से काम करती है। उसने अभी अभी ढेर सारे प्लेट साफ किए होते हैं कि मैथ्यूज दूसरा ढेर लेकर आता है। अबे मुझे डिश वॉशर समझा है क्या? ये कहकर वो मजाक में मैथ्यूज पर पानी डालती है और उन दोनों में एक अच्छी रिलेशनशिप भी बिल्ड होने लगती है। उस रात घर में सब मिलकर आराम से खाना खाते हैं। अगले दिन फिलिप और उस आदमी की अनबन कंटिन्यू होती है। फिलिप ने अपना कॉस्टली और ब्रांडेड शू पहना होता है। वो आदमी फिलिप की रिस्पेक्ट न करे पर उसके शू की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो बताता है कि पुराने और ब्रांडेड शू उसे बहुत ही पसंद है और उसके पास उस शू की कलेक्शन भी है। फिलिप को भी ब्रांडेड शू में इंटरेस्ट होता है। इस तरह दोनों का इंटरेस्ट मैच होने की वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहाँ टॉम स्टीला को भूलकर उसकी फ्रेंड के साथ चक्कर चला रहा होता है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि स्टीला अब अमीर नहीं रही। उसकी केयर टेकर ने मुझे सब बात बताई। टॉम कंफ्यूज होकर पूछता है कि स्टीला तो किसी वेकेशन पर गई है ना, तो तुम कुछ और ही कह रही हो? उसके पापा की कंपनी तो अच्छी खासी चल रही है। और ये कहकर वो कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ पर बहुत कम पैसों में फ्रेंकोइस और उसका परिवार बहुत खुश रहता है। होटल में शेफ और सर्वर्स के बीच कंपटीशन चल रही होती है कि कौन ज्यादा ड्रिंक कर सकता है, पर दोनों टीम्स पीने में माहिर होती है। इस तरह वे एंजॉय करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन फ्रांसिस का मैनेजर उसको फोन करके बताता है कि टॉम कंपनी के बारे में पूछताछ कर रहा है। अगर उसे हमारे ड्रामे के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी बेटी को जरूर बताएगा। इससे पहले कि वो कुछ बताए अपने बच्चों को सच सच बता दो। फ्रांसिस कहता है कि अभी तो हमने शुरुआत की है, हम सब यहाँ पर खुश हैं और थोड़े दिन तुम मैनेज कर लो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। फिलिप को उसका रिक्शा वाला फ्रेंड अपने पुराने ब्रांडेड शू दिखाता है। ये ब्रांड मार्केट में नहीं है, पर शू का डिजाइन बहुत ही अलग किस्म का होता है। इन पुराने डिजाइन को देखकर वो उन्हें रिडिजाइन करने की सोचते हैं। वहाँ घर पर फ्रांसिस अकेला होता है। तब टॉम वहाँ आता है और कहता है मुझे पता चल चुका है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप उन्हें धोखा देकर इस खंडर में ले आए और उनसे इतना काम करवा रहे हो तो सोचिए वे आपसे कितना नाराज होंगे। और आप घबराइए मत, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर इतने में तीनों बच्चे वहाँ जाते हैं। अचानक टॉम रहमदिली की एक्टिंग करने लगता है और कहता है सिर्फ आपके खातिर मैंने जर्मनी में अपनी पूरी जायदाद बेच दी है और उन पैसों से आपका पूरा टैक्स फाइन के साथ भर दिया है। अब आपके परिवार को छुप कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप सब आकर मेरे साथ रहिए। और ऐसा कहकर वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। तीनों उसकी बात को सच मानकर उसे सर पर उठा लेते हैं। फिर वो उन्हें अपने साथ लेके जाता है। अगले दिन वो स्टीला को एक चर्च में लेके जाता है और कहता है आज हमारी शादी है। स्टीला चौंक कर पूछती है कि इस तरह छुपकर शादी थोड़ी ना होती है बिना फ्रेंड्स और फैमिली के। कम से कम मेरे पापा और भाइयों को तो बुलाना ही पड़ेगा। टॉम कहता है कि वो सब हम बाद में करेंगे, पहले हम एक सिंपल शादी कर लेते हैं ताकि लीगली हमें कोई अलग न कर सके। पहले शादी रजिस्टर कर लेते हैं, फिर सबको बुलाकर एक ग्रैंड पार्टी देंगे। स्टीला भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि बेचारे ने उसकी खातिर जर्मनी में अपनी जायदाद जो बेची थी। अब फ्रांसिस को दाल में कुछ काला लगता है। वो स्टीला को फोन करता है और बताता है कि प्लीज टॉम से ब्रेकअप कर लो। मेरी एक छोटी सी गलती का फायदा उठाकर वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसने कोई जायदाद नहीं बेची, जायदाद होगी तो बेचेगा ना, वो ढोंगी है, प्लीज उससे बच कर रहो। पर स्टीला का फोन
टॉम के पास होता है और वो जवाब देता है, ओके अंकल, जैसी आपकी मर्जी, थोड़ी देर में शादी हो जाएगी और फिर मैं आपको फोन करूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू अंकल, बाय अंकल। ये कहकर वो कॉल काट देता है और फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर स्टेला से कहता है, तुम्हारे पापा शादी से बहुत खुश हैं, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं? चल करो एंड लेट्स एंजॉय द वेडिंग कहकर वो स्टेला को लेके जाता है। फ्रांसिस टेंशन में अपने बेटों के साथ शादी रोकने के लिए निकलता है और चर्च में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। टॉम से पूछते हैं कि क्या शादी के लिए तुम राजी हो? वो हाँ में जवाब देता है। फिर स्टेला से पूछा जाता है, उसके जवाब देने से पहले उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता है। उसमें लिखा होता है कि शादी के बाद उनकी जिंदगियां एक हो जाएंगी और दोनों की जमीन, जायदाद, बिजनेस इत्यादि दोनों मिलकर संभालेंगे। अगर शादी के बाद किसी कारण से डाइवोर्स होगा तो जायदाद का आधा हिस्सा टॉम का और आधा स्टेला का हो जाएगा। सिर्फ एक शादी करके टॉम कई 1000 करोड़ का मालिक बनने वाला था। स्टेला ये सब नहीं समझती और पूछती है कि ये एग्रीमेंट साइन क्यों करवा रहे हो? टॉम कहता है, स्टेला तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने अपनी जायदाद बेचकर तुम्हें बचाया है, एक साइन की तो बात है, साइन करो और प्लीज शादी के लिए हाँ भी कर दो। उस पर भरोसा करके स्टेला हाँ करने वाली होती है कि अचानक शादी रोको करके चिल्लाता हुआ फ्रांसिस वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो सबके सामने सारी सच्चाई बताता है कि टॉम एक फ्रॉड है, उसकी कोई जायदाद नहीं है और ना ही उसने हमारे परिवार को बचाया है। असल में हमारे बिजनेस और जायदाद को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे बच्चे पैसों का मोल नहीं समझ रहे। तुम लोग बिना मेहनत किए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे और गुलछर्रे उड़ा रहे थे। स्टेला तुम अपने फ्रेंड्स और पार्टीज में कैसे पैसे उड़ा रही थी? फिलिप अपने बेकार आइडियाज के लिए मुझसे करोड़ों मांग रहा था और अलेक्जेंडर की तो पूछो ही मत। तुम सब नालायक निकले, लूजर निकले। लेकिन मैं अपने बच्चों की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये खेल खेला ताकि तुम लोग जिंदगी का असली महत्व समझो। तब स्टेला कहती है कि डैड एक मिनट रुकिए, क्या कहा आपने? हम सब लूजर हैं? एक बाप होकर अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं आप? बच्चे चाहे जैसे भी हो, एक अच्छा बाप उन्हें हर हालात में अपनाता है। उस हिसाब से एक बाप होने के नाते आप हार चुके हैं। आप हैं लूजर, हमें सुधारने चले थे आप, पहले आप खुद को सुधार लीजिए। इस तरह अपने पिता को डांट कर वो गुस्से में चली जाती है, पर जाने से पहले टॉम के गाल पर ऐसा तमाचा मार कर जाती है कि वो हमेशा याद रखेगा और इस तरह टॉम से वो बच जाती है। फिलिप और अलेक्जेंडर भी अपने पिता से नाराज होकर चले जाते हैं और बाप और बच्चे में इस तरह ब्रेकअप हो जाता है। अब इस बात को हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। उस पुराने घर में वे 6 महीने रहे थे तो लगभग 1 साल हो चुका है। बेचारा फ्रांसिस अब अकेला पड़ जाता है। अब स्टेला का जन्मदिन आता है। फिलिप, अलेक्जेंडर और स्टेला उस पुराने घर में रहते हैं। वो घर बिल्कुल नया है, पर फ्रांसिस अब अपने बंगले में अकेला रहता है। स्टेला उसी होटल में काम करती है और उसने कुछ पैसे जमा कर लिए होते हैं। उसने खुद के रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोन भी अप्लाई किया होता है। फिलिप पुरानी ब्रांड की शूज को रिडिजाइन करके एक नई डिजाइन रिलीज करता है और वो मार्केट में हिट भी हो जाती है। पहले 100 ऑर्डर्स मिले थे, फिर 1000 शू का ऑर्डर मिलने लगता है। उसकी कंपनी अब अच्छी चल रही होती है। इतना ही नहीं, कई कंपनी उसे फंड करने के लिए भी तैयार हो जाती है और इस तरह दोनों सफलता की ओर जा रहे होते हैं। अलेक्जेंडर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उनमें खुद भी काम करता है और दूसरों को भी काम देता है। तीनों अब सुधर कर अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसी पुराने घर में रहते हैं। उस घर को उन्होंने खुद ही ठीक किया होता है। अब वो पुराना घर साफ और खूबसूरत लगता है। मैथ्यूज भी उनके साथ ही रहता है और उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। फिलिप का फ्रेंड और पार्टनर भी वही रहता है। अब वे समझ जाते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो अच्छे और बुरे वक्त दोनों में साथ निभाए। वहाँ फ्रांसिस का मैनेजर उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन आखिर में वो उसे पुराने घर में लेके जाता है और कहता है कि जैसे भी हो वो तुम्हारे बच्चे हैं, उनसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है, जाओ उनसे मिलो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रांसिस उसकी बात मानकर दरवाजे पर जाकर कॉलिंग बेल बजाता है। वे दरवाजा खोलते हैं और फ्रांसिस को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। केक कट करने का समय हो चुका था। उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अपनी मेहनती और काबिल बच्चों को देखकर फ्रांसिस बहुत ही खुश होता है और कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई है, पर उस दिन में वो कदम नहीं उठाता तो तुम लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। आज तुम लोगों को सच्ची खुशी मिली है और सच्चे दोस्त मिले हैं। मैं तुम सबको इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। आज मुझे जो खुशी मिली है वो करोड़ों डॉलर्स की मिली है। तुम लोग तो मुझसे बात नहीं करोगे, कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे स्टेला एंड आई लव यू ऑल। ये कहकर फ्रांसिस चला जाता है। ये लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और लगता है कि अब भी गुस्से में है। नहीं यार, बच्चे समझदार हो चुके हैं। वे डैडी डैडी कहते हुए फ्रांसिस के पीछे भागते हैं और कहते हैं, डैडी अंदर चलिए ना, सब मिलकर केक खाएंगे। बस इतनी सी बात ही तो है। कुछ महीने अलग रहकर वे एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ गए थे और इस तरह वे एक अच्छी फैमिली बनकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी में उन्होंने अपनी केयर टेकर को भी बुलाया होता है, जो मुश्किल समय में उनकी हर तरह से मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर फ्रांसिस को दिखाते हैं कि जो आराम से सोफे पर बैठे हुए अपने बच्चों को निहार रहा होता है। उसे अपने बच्चों की सच्ची खुशी को देखकर बहुत ही गर्व होता है। बच्चे भी वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी कहकर चिल्लाते हैं और अपने पिता को बुलाते हैं और फिर सब मिलकर चीयर करते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट से बताइए और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।